आज हम लोग बात करेंगे निकोल प्रिज्म के बारे में। तो निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस जो कि कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ होता है एंड विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बनाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए जिस ऑप्टिकल डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग निकोल प्रिज्म का हम लोग नाम देते हैं। तो ऐसे हम लोग बात किए हैं, जो कैल्साइट जो क्रिस्टल है ये समुद्र किनारे आइसलैंड में ये पाया जाता है और केमिस्ट्री में इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का नाम हम लोग देते हैं। ये रोम्बोहेड्रल ग्रुप में इसको रखा गया है। रोम्बोहेड्रल शेप आप लोग जानते हैं, जो रोम्बोहेड्रल शेप होता है वो हेक्सागोनल शेप होता है जिसका 6 फेस पैरेललोग्राम होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इस तरह का शेप, इसका 6 फेस आप लोग देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 फेस है और सभी फेस हमारा पैरेललोग्राम है। ये वाला फेस 2 फेस ये लोग पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम लोग जानते हैं जो अपोजिट साइड अगर पैरेलल टू ईच अदर उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो अब जो हम लोग इसको जो बनाए हैं बहुत ही आसान है बनाना, इस ढंग से हम लोग किए हैं। पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे बनाए हैं इस ढंग से। तो ये हमारा बन गया हेक्सागोनल या रोम्बोहेड्रल शेप हमारा बन गया। अब इसमें जो एंगल जो हमारा बनेगा, ये एंगल ये 109 का 109 डिग्री 109 डिग्री 109 डिग्री, इसका जो अपोजिट एंगल भी जो होगा वो 109 109 109। तो ये अगर 109 है तो इधर का एंगल या इस पार का एंगल ये होना चाहिए हमारा 71 का एंगल होना चाहिए, ताकि 71 और 109 मिलकर के 180 हमारा हो जाए। तो ये जो 109 वाला एंगल जिस बिंदु पर बन रहा है, ये 3 एक्सिस देखिए, इधर एक एक्सिस, इधर एक एक्सिस, इधर एक एक्सिस। ये यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, उसी के पैरेलल में यहां से और एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो हम लोग जो पिछला वीडियो में बात किए तो ऑप्टिक एक्सिस, तो यहां से हम लोग को इस कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं ब्लंट कॉर्नर, और यहां पर अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दे तो ये हमारा होगा ऑप्टिक एक्सिस। के पैरेलल में जितना भी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर दे, हम लोग पिछला वीडियो में बात किए तो ऑप्टिक एक्सिस ये कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, ये एक तरह का डायरेक्शन है, तो ये ऑप्टिक एक्सिस को दर्शाता है। इसको हम लोग इस ढंग से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये शेप, अगर ये हमारे पास एक शेप है, इसको अगर हम यहां से ऐसे करके थोड़ा काट दे, इसको इधर थोड़ा सा अगर निकाल दे तो इस तरह का रोम्बोहेड्रल शेप में वो आ जाएगा। और इसको अगर और थोड़ा घिस दे हम, ये जो इसको ऐसा काट दे, इसको ऐसा काट दे, थोड़ा सा घिस दे, ये जो एंगल बन रहा था 71 डिग्री, इसको घिस करके थोड़ा सा इसको ऐसा दिखाया जा रहा है, इसको इस ढंग से दिखाया जा रहा है, इसको इस ढंग से दिखाया जा रहा है। तो वही सेम चीज है, ये एंगल जो हमारा बन रहा है 109 का एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है 71 का एंगल बन रहा है। तो अब इसको अगर और थोड़ा सा अगर हम लोग घिस दे, इधर में अगर हम लोग घिस दे तो ये एंगल थोड़ा घट करके 68 बन जाएगा, और ये एंगल बढ़ करके हमारा इस पार में अगर घिस दे हम लोग, ये एंगल बन जाएगा 112। तो ये 68 और 112 मिल करके 180 होगा। पहले ये 109 और 71 मिल करके भी 180 था। तो निकोल प्रिज्म में फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या किया निकोल, 1828 में इस तरह का रोम्बोहेड्रल जो शेप था या ग्रुप था या क्रिस्टल था कैल्साइट का, उसको थोड़ा घिस दिए फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा बढ़ाने के लिए, ताकि ये कोण बन जाए 68 डिग्री ये कोण, और ये कोण बन जाए हमारा, ये कोण वो बन जाए 112 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, डायगोनली हम लोग इसको हम लोग काट देंगे। डायगोनली यहां से हम लोग इस ढंग से डायगोनली हम लोग इसको काट दे रहे हैं। इसका एक पार्ट हम लोग को इस ढंग से जो था, इसको हम लोग डायगोनली यहां से हम लोग काट देंगे। जैसे इसको काट देंगे, ये काट के इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। काट के हम लोग इस ढंग से इसको सेपरेट कर दे रहे हैं।
तो ये जो शेप आ जा रहा है, देखिए ये दो प्रिज्म का शेप हो जा रहा है, ये भी एक प्रिज्म, ये भी एक प्रिज्म, इसलिए इसका नाम दिया गया, निकोल बनाया है, ये चूंकि प्रिज्म शेप में काट दिया गया इसीलिए इसको हम लोग बोले निकोल प्रिज्म। अब काटने के बाद इसको हमको एक लिक्विड से हमको इसको चिपका देना। ये एक तरह का सीमेंट पाया जाता है जिसको कनाडा बाल्सम सीमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। चूंकि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट क्रिस्टल ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट आर पार जा सकता है, तो कनाडा बाल्सम जो सीमेंट होगा ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन इसका जो निकोल ऐसा एक सीमेंट या ऐसा एक लिक्विड का तलाश किए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग देखें पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे कैल्साइट जो क्रिस्टल होगा उसमें जो ओ रे और ई रे, जो नेगेटिव क्रिस्टल पॉजिटिव क्रिस्टल का बात किए थे हम लोग, कैल्साइट का उदाहरण लिए थे, क्वार्ट्ज का उदाहरण हम लोग लिए थे। मेरा रिक्वेस्ट है पिछला वीडियो का आप लोग देख लीजिए। तो उसमें हम लोग जो देखे थे कैल्साइट क्रिस्टल में ई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इतना, ओ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा, तो ओ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो ई का वेलोसिटी होगा ज्यादा, ओ का वेलोसिटी होगा कम। और खास से एक डायरेक्शन में जिसको ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन हम बोलते हैं, उस डायरेक्शन में ओ और ई का वेलोसिटी हो जाएगा सेम। हम लोग देखे थे जो ओ का वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम होगा, ई का वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, लेकिन क्रिस्टल कैल्साइट के अंदर में ई का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ओ का वेलोसिटी कम होगा। इस ढंग से हम लोग बात किए थे। इसके पहले हम लोग बात किए थे डबल रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे। जब भी कोई अनपोलराइज लाइट को पिक्चर में हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट करते, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज लाइट। तो जब कोई अनपोलराइज लाइट आई एंगल में इंसिडेंट हो रहा और कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जब वो जा रहा तो ये दो पार्ट में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन का जो एंगल बन रहा है R1 और एक दूसरा जो रिफ्रैक्शन का एंगल बन रहा है R2। तो R1 लिए हम लोग ओ रे के लिए, R2 लिए हम लोग ई रे के लिए। देखिए दोनों ही रे हमारा क्या है, दोनों ही रे प्लेन पोलराइज लाइट है, लेकिन दोनों का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये जिस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा ओ रे उसका परपेंडिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कर रहा, तो दोनों का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हम लोग देखते थे दोनों जो लाइट निकलता था, अगर ये कनाडा बाल्सम सीमेंट अगर हम लोग नहीं देते तो ये निकलता दोनों एक दूसरे का पैरेलल में दोनों निकलता, लेकिन दोनों का जो पोलराइजेशन है, ये प्लेन पोलराइज्ड जो बन रहा है, जिस प्लेन में इसका वाइब्रेशन है इसका वाइब्रेशन उसका जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, जो कि हम लोग डबल रिफ्रैक्शन में देखते थे। लेकिन निकोल इसमें क्या किए ना, डबल रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन निकोल क्या किए, इसको डायगोनली काट दिए और कनाडा बाल्सम सीमेंट से इसको जोड़ दिए। कनाडा बाल्सम सीमेंट इस ढंग का सीमेंट वो खोजना चाह रहे थे, जैसे कैल्साइट के अंदर ओ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, वो ऐसा एक लिक्विड का तलाश वो कर रहे थे, ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का तलाश कर रहे थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ और ई के बीच में हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई से ज्यादा होना चाहिए, ओ से कम होना चाहिए, ऐसा एक मटेरियल का तलाश वो कर रहे थे और कनाडा बाल्सम सीमेंट उनको वैसा सब्सटेंस के तौर पे उनको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग किस ढंग से होता है। उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब इंटर लेवल में आप लोग पढ़े हो। जब लाइट डेंसर मीडियम से, ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, तो जब लाइट ट्रैवल करता है डेंसर से रेयर की तरफ, तो ये हमारा इंटरफेस है, तो वो क्या होता है ना, डेंसर से रेयर की तरफ ये है एंगल ऑफ आई इंसिडेंस, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या बनता है, आई इज लेस देन बनता है हमारा आर। अगर मान लीजिए ये लाइट इस एंगल में नहीं जाके अगर इस एंगल में अगर जाए, थोड़ा सा और आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हो जाए और थोड़ा सा बढ़ जाए, 90 डिग्री हो जाए। हम लोग पढ़े जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, ऐसा एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और कोई लाइट अगर इंसिडेंट करेगा डेंसर का सरफेस में, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में अगर वो इंसिडेंट करेगा तो वो रेयर मीडियम में और जा नहीं पाएगा, वो उसी डेंसर मीडियम में घूम करके आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है,
जितना एंगल में जा रहा है उतना ही एंगल में ये हो जा रहा है। इधर से अगर हम लेंगे तो ये है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन। लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स डेंसर मीडियम के अंदर में हो रहा है, इसलिए इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। टोटल क्यों? क्योंकि ऐसा नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होता है वहां पर लाइट का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, पूरी पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। लेकिन डेंसर मीडियम के अंदर में होता है, इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पर, ये जो इंटर लेवल में पढ़े, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है, एक खास एंगल जिसको क्रिटिकल एंगल का नाम दिया, उससे ज्यादा एंगल में अगर इंसिडेंट होगा तो वो क्या होगा ना, लाइट रेयर मीडियम में नहीं जाके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी इसको तराशने का जो निकोल इसको जो तराशे थे, इसको 71 से 68 डिग्री जो बना दिए थे, इसको 19 से 112 डिग्री बना दिए थे, ऐसे तराशे थे ताकि जब अनपोलराइज लाइट जाए, दो रे में डिवाइड हो जाए, तो ओ रे कनाडा बाल्सम सीमेंट से वैसा एंगल में इंसिडेंट करे ताकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ये होगा तब क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने से ये कनाडा बाल्सम सीमेंट को, देखिए कनाडा बाल्सम सीमेंट के लिए क्या है, कनाडा बाल्सम जब ओ रे, ये है ओ रे जो जा रहा है कैल्साइट, उसके लिए क्या है, कैल्साइट है डेंसर मीडियम, और कनाडा बाल्सम उसके लिए क्या है ना, उसके लिए रेयर मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे के लिए, कैल्साइट का ओ रे के लिए कितना है 1.658, और जो रेडिएशन हम लोग लिए थे, यहाँ पर जो रेडिएशन हम लोग लिए थे, ये सोडियम लाइट लिए थे जिसका वेवलेंथ 13 आर्मस्ट्रांग। एक्सपेरिमेंट जो किया गया था सोडियम लाइट से ही किया गया था। तो सोडियम लाइट अनपोलराइज लाइट है, जब वो जा रहा था तो दो लाइट में डिवाइड हो गया था, ओ रे और ई रे। ओ रे जो होगा, ओ रे सोडियम लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कैल्साइट में, ओ रे के लिए वो होगा 1.658 और कनाडा बाल्सम के लिए जो होगा वो होगा 1.55। तो देखिए ओ रे जब जा रहा है इस कैल्साइट क्रिस्टल से जो पास हो रहा है, इसका मतलब वो अभी डेंसर मीडियम है। यहां पर क्या है, उसको मिल जा रहा है रेयर मीडियम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है का मतलब ये मीडियम ज्यादा डेंस है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैल्साइट का कम है, मीन्स ये क्या है ना, रेयर मीडियम। तो क्या होगा ना, ओ रे हम लोग जानते हैं लाइट का जो नियम है उसको फॉलो करता है, तो वो जा रहा है अभी किसमें, डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर में जाने से रेयर में वो जा सकता, पार हो सकता, लेकिन खास एक एंगल में अगर वो इंसिडेंट करे तब वो पार नहीं होगा, वापस वो डेंसर में आ जाएगा। तो इसको इस ढंग से हम लोग तराशते हैं, इसको इस ढंग से हम लोग माने रगड़ते घसते, ताकि ओ रे जैसा जाएगा तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होगा। और अगर हमेशा ज्यादा हो गया तो ये जिस मीडियम में जा रहा था, डेंसर मीडियम में जा रहा था, डेंसर से रेयरर जा रहा था, मीन्स कैल्साइट से वो जा रहा था कनाडा बाल्सम सीमेंट में, डेंसर से रेयरर जा रहा था, तो रेयर में वो जा नहीं पाएगा, फिर उसी डेंसर में घूम करके आ जाएगा। मीन्स इसको हम लोग, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल को एक तरह का पाइप में हम लोग फिट करते हैं, और ये यहाँ से जब निकलेगा यहाँ पर एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहेगा जो इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। खाली कौन सा पार होगा, खाली ई रे पार होगा। तो हमारा जो लाइट था वो कौन सा लाइट था, वो लाइट था अनपोलराइज लाइट। अब कौन सा लाइट बन गया, ये लाइट बन गया हमारा, क्या बन गया, प्लेन पोलराइज लाइट हमारा बन गया। तो निकोल प्रिज्म का यूज हमारा होता है क्या ना, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करने के लिए ना, प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा हम लोग क्या देखें ना, डिटेक्ट करने के लिए। तो किस ढंग से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग इस तरह का एक निकोल प्रिज्म रखें और इससे वो पार हो, तो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यही रुक जा रहा है, ये पार हो जा रहा है। इधर में था हमारा क्या, अनपोलराइज्ड था, अनपोलराइज्ड लाइट था, इधर में जो पार हो गया वो हमारा पार हो गया, प्लेन पोलराइज्ड बन के पार हो गया। अब अगर इसके रास्ता में और एक ठो निकोल प्रिज्म अगर हम लोग रख दें, यहाँ थोड़ा छोटा बना रहे, लेकिन उसको थोड़ा घुमा दे, मीन्स ये जैसे माने जिस एंगल में इसको रखे हम लोग, ऐसा करके हम लोग रखें, इसको घुमा दें, ऐसा कर दें 90 डिग्री हम लोग कर दें,
तो जैसे ही हम लोग इसको घुमा देंगे तो घुमाने से क्या होगा, अब ये जो हमारा जा रहा था रे, ये ई रे, चूंकि इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, ये ई रे अभी बिहेव करेगा क्या, ओ रे जैसे ये बिहेव करेगा और इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पार ये नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई लाइट प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर उसको डिटेक्ट भी अगर हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, निकोल प्रिज्म से उसको बनाया गया, बनाने से वो ई रे बन गया और एक तो निकोल प्रिज्म अगर उसके रास्ता में रख दे, जैसे ये जिस अवस्था में था उसी अवस्था में अगर रख दे तो आराम से वो पार होगा, आराम से वो पार होगा। और पार होने के बाद जैसे अगर ऐसे ही वाला निकोल प्रिज्म अगर हम लोग रख दें, ऐसे ही वाला, तो इजीली वो पार हो जाएगा। और पार होने के बाद इसी निकोल प्रिज्म को जब हम घुमाना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स इसको ऐसा रखें, इसको घुमाना स्टार्ट कर देंगे, घुमाते घुमाते इसका इंटेंसिटी क्या होगा, एक खास एंगल में उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। जब उसको घुमा देंगे तब उसका जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा फिर घुमा देंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घुमा देंगे और 90 डिग्री में फिर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे ना, ये जो लाइट जा रहा था वो कौन सा लाइट था, वो लाइट था प्लेन पोलराइज। क्योंकि अगर ये लाइट प्लेन पोलराइज नहीं होता, अगर वो अनपोलराइज्ड होता, तो अनपोलराइज्ड होने से इसको अगर हम घुमाते भी फिर भी लाइट का इंटेंसिटी कम नहीं होता। लेकिन अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड होता या इलिप्टिकली पोलराइज्ड होता, जो अभी तक हम लोग सीखे नहीं है, उसको हम लोग बात करेंगे, उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट देखने को हम लोग को मिलेगा। लेकिन कौन सा लाइट अनपोलराइज्ड है, कौन सा प्लेन पोलराइज्ड है, निकोल प्रिज्म से हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसी अवस्था में निकोल प्रिज्म को अगर हम लोग रख दें तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड था तो आराम से ये पार हो जाएगा। लेकिन जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे, पूरा 360 में हम घुमाते जाएंगे, तो देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, लाइट जीरो मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तब हम बोलेंगे ये क्या है ना, ये प्लेन पोलराइज्ड है। लेकिन अगर ये अनपोलराइज्ड रहता, अनपोलराइज्ड, तो हमको जीरो मैक्सिमम हमको नहीं मिलता, एक ही तरह का, इसको घुमाने से भी एक ही तरह का इंटेंसिटी हम लोग को मिलते रहता। तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट करना, ये निकोल प्रिज्म का काम है। निकोल प्रिज्म का कुछ कुछ लिमिटेशन है, जैसे ये थोड़ा सा लार्ज है कैल्साइट क्रिस्टल का, तो लार्ज कैल्साइट क्रिस्टल हम लोग को चाहिए। लार्ज मीन्स इसका जो चौड़ाई होना चाहिए, उसका जो लंबाई लेंथ जो होना चाहिए चौड़ाई का 3 गुना होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हम लोग को चाहिए। तो बड़ा शेप में इस तरह का कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर हमको बड़ा मिल गया उसको तराशना वो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही मुश्किल है। तीसरा जो पॉइंट है, अल्ट्रावायलेट रे के लिए निकोल प्रिज्म को हम लोग अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन, जैसे विजिबल रेडिएशन हम लोग देखे उसको पोलराइज्ड किए, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता, उसको हम लोग पोलराइज्ड नहीं कर सकते उसको। तो हाईली कन्वर्जेंट बीम अगर हो या हाईली डाइवर्जेंट बीम अगर हो, अगर कोई बीम बहुत ही कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, उस केस में भी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। और निकोल प्रिज्म जो पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो बनाएगा, ये एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्मली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये बना सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बहुत हद तक ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में काम करेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये बनाएगा। तो ये कुछ कुछ लिमिटेशन है निकोल प्रिज्म का। और हम लोग सीखे जो निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल फार्मूला है, कैल्साइट से बना हुआ एक क्रिस्टल है, स्पेशली डिजाइन क्रिस्टल है, जिसको हम लोग तराशते हैं ताकि टोटल ओ रे के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओ रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो पाए। और इसको बीच में डायगोनली काटते हैं, कनाडा बाल्सम सीमेंट देते हैं, और ऐसा सीमेंट जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ओ और ई के बीच में हो, ताकि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।